बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं हिंदी विशिष्ट के नीति धारा का खा नीति अष्टक को पढ़ेंगे। इसके कवि भारतेंदु जी हरिश्चंद्र हैं। इनका जन्म सन 1850 काशी के एक संभ्रांत वैश्य परिवार में हुआ था। आपके पिताजी का नाम गोपाल चंद्र जी था और आप जन्म से ही कवि बनने की प्रतिभा के धनी थे। आपका देहांत सन 1885 ईस्वी में हुआ। आपकी रचनाएं हैं भक्ति एवं नीति और प्रेम सरोवर, प्रेम फुलकारी। आपने कुछ व्यंग्य भी लिखे हैं, बकरी बिलाप, बंदर सभा, और आपके कुछ नाटक हैं भारत दुर्दशा, चंद्रावली नाटिका और काव्य साहित्य में हमारी हट, शीलमती आपकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब आपका देखते हैं भाव पक्ष। तो हरिश्चंद्र जी ने विविध विषयों पर काव्य सृजन किया है और ब्रज भाषा की परंपरा का निर्वाह करते हुए भक्ति एवं श्रृंगार परक कविताएं आपके द्वारा लिखी गई हैं। और है अब भाषा शैली। तो भारतेंदु जी ने व्यवहारिक ब्रज भाषा में रचना की है और सहज, सरल तथा मुहावरे परक भाषा का प्रयोग किया है। साहित्य में स्थान। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी एक युग निर्माता साहित्यकार थे। उन्होंने साहित्य को एक नवीन दिशा देने का सराहनीय कार्य किया है। अब आते हैं इसके आगे हम इस कविता का भाव सारांश क्या है। नीति अष्टक दोहा में बतलाया गया है कि इस संसार में वही व्यक्ति माननीय है जो दूसरों के कल्याण के लिए अपने जीवन को जीता है। किसके लिए? दूसरों के कल्याण के लिए जीवन जीता है। भारत देश का विनाश इन्हीं लोगों की बैर और भावना के कारण ही हुआ है। इसलिए इसे मन से निकाल देना चाहिए कि अपनी भाषा, अपना धर्म और अपने कर्म पर हमें गर्व होना चाहिए। उस बुरे देश में कभी भी निवास नहीं करना चाहिए जहां मूर्ख और विद्वान व्यक्ति को एक ही भांति का समझा जाता है। अब हम देखते हैं पद 1। तो वाचन करिए। मान्य योग नहीं को होत को कोरो पद पाए, मान्य योग नरते जे केवल परहित जाए। तो इसमें कठिन शब्द है। मान्य योग मतलब सम्मान पाना, फिर है कोरो पद मतलब केवल पद पाने वाला, और परहित मतलब परोपकार। संदर्भ है कि प्रस्तुत पंक्तियां नीति अष्टक से ली गई हैं। इसके कवि भारतेंदु जी हरिश्चंद्र हैं और इसका प्रसंग देखते हैं कि इस पद में कवि ने बताया है कि जो व्यक्ति परोपकार में रत रहता है वही सम्मान को प्राप्त करता है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं कि कवि कहते हैं कि इस संसार में कोरा पद पाकर कोई व्यक्ति सम्मान को प्राप्त नहीं होता। अतः वही व्यक्ति समाज में सम्मान पाता है जो परोपकार की भावना से कार्य करता है। परोपकार की भावना से कार्य करता है। अब इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं कि कवि की दृष्टि में केवल परोपकार की भावना में रत व्यक्ति ही समाज में सम्मान पाता है। ऊंचा पद पाकर कोई भी व्यक्ति सम्मान प्राप्त नहीं करता। अब देखते हैं पद 2। इसका वाचन करते हैं कि बिना एक जी के भय चली है अब नहीं काम, गासो कोरो ज्ञान तजी उठहूं छोड़ी विश्राम। तो शब्दार्थ होता है एक जी मतलब एक रूप होना, एक समान होना। फिर है कोरो ज्ञान मतलब केवल ज्ञान, और विश्राम मतलब विश्राम या आराम। संदर्भ वही पूर्व की भांति है कि प्रस्तुत पंक्तियां नीति अष्टक से ली गई है। इसके कवि हरिश्चंद्र जी हैं
और प्रसंग है कि कवि कहते हैं कि जब तक ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण नहीं होता तब तक जीव का उद्धार नहीं होता। व्याख्या है कि भारतेंदु जी कहते हैं कि भगवान के प्रति, किसके प्रति? भगवान के प्रति पूर्ण प्रेम, पूर्ण भाव से जब तक समर्पण नहीं किया जाता, पूर्ण भाव से जब तक समर्पण नहीं किया, उसके बिना कोई काम चलने वाला नहीं है। अतः कोरे ज्ञान को त्याग कर, विश्राम त्याग कर उठ खड़े हो जाओ और ईश्वर में पूर्ण समर्पण कर दो। मतलब जो आपके पास आधा अधूरा दिखाने वाला ज्ञान है और विश्राम आराम को छोड़कर आप सिर्फ ईश्वर का स्मरण करें, जिससे आपका उद्धार होगा। अब है पद 3, बैर फूट ही सो भयो सब भारत को नाश, तब हूं न छाड़त याहि सब बंधे मोह के फांस। तो यहाँ पर शब्दार्थ देखते हैं। बैर फूट का मतलब होता है परस्पर शत्रुता, और नाश मतलब होता है नाश। इसका संदर्भ वही पूर्व की भांति है कि प्रस्तुत पंक्तियां नीति अष्टक से ली गई हैं। इसके कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। प्रसंग में इस पद में कवि ने भारतवासियों के, किसके? भारतवासियों के आपसी बैर भावना तथा फूट को छोड़ने का उपदेश दिया है। व्याख्या है कि भारतेंदु जी कहते हैं कि इस भारत का पूरी तरह से नाश आपसी बैर एवं फूट के कारण ही हुआ है। यह सच्चाई मानते हुए आज भी भारतवासी लोग मोह के फंदे में अभी भी फंसे हुए हैं और इस भारत का त्याग और इस बुरी भावना का वो त्याग नहीं कर रहे। कौन सी बुरी भावना? मोह की भावना। और इसका विशेष है कि कवि ने बैर फूट आदि बुराइयों से को दूर कर आपसी मेल मिलाप की बात कही है। अब हम देखते हैं आगे का पद। निज भाषा निज धर्म निज मान कर्म व्यवहार, सबे बढ़ावहु बेग मिली कहत पुकार पुकार। शब्दार्थ, निज मतलब होता है अपना, और मान का मतलब होता है इज्जत, कर्म का मतलब होता है जो कर्म हम करते हैं, हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्य, बेगी मतलब जल्दी। संदर्भ पूर्व की भांति है। प्रसंग है कवि ने अपनी भाषा, धर्म, मान, कर्म और व्यवहार को परस्पर बढ़ाने का उपदेश दिया है। व्याख्या में कवि भारतेंदु जो कहते हैं कि अपनी भाषा, धर्म, मान, कर्म और व्यवहार से सब काम बनते हैं और मैं आपको बार बार यही पुकार कर कहता हूं कि आप सब लोग इन्हीं बातों को परस्पर मिलकर बढ़ाओ। कौन सी बातें हैं? अपनी भाषा, धर्म, कर्म और मान, इनसे अपने कार्य बनते हैं और इन्हीं सबकी भावना को क्या करना है? बढ़ाना है। और विशेषता भी इसी यही है काव्य सौंदर्य कि अपनी भाषा, धर्म और कर्म और व्यवहार को अपनाने का यहाँ कवि संदेश देते हैं। अब आगे देखते हैं आगे का पद। करहु विलंब न भ्रात अब उठहु मिटावहु सूल, निज भाषा उन्नति करहु प्रथम जो सबको मूल। अब इसके कठिन शब्दों को, शब्दार्थों को देखते हैं। विलंब का मतलब आपको पता होगा बच्चों, बहुत सरल शब्द है। विलंब का मतलब देर, और सूल का मतलब होता है कष्ट, और मूल का मतलब होता है आधार। संदर्भ वही पूर्व की भांति है। प्रसंग है कि निज भाषा, हमारी भाषा कौन सी है? हिंदी। तो निज भाषा हिंदी की उन्नति के लिए कवि ने भारतीयों को
जगाया है। अब यहाँ पे व्याख्या है कि भारतेंदु जी कहते हैं कि हे भारतवासी भाइयों, क्या कहते हैं भारतेंदु जी कि हे भारतवासी भाइयों, अब देर मत करो और अपनी भाषा की उन्नति में आने वाली सभी बाधाओं को मिटा दो, दूर कर दो। तुम सब मिलकर अपनी हिंदी भाषा की, तुम सब भारतवासी मिलकर अपनी हिंदी भाषा की उन्नति का प्रयास करो, जो सबका मूल आधार है। इसका विशेषता है कि भारतेंदु जी का निज भाषा अर्थात हिंदी की उन्नति के प्रति विशेष प्रयास रहा है। अब हम आगे का पद देखते हैं इसका और वाचन करते हैं। सेत सेत सब एक से, जहां कपूर कपास, एक देश में, ऐसे देश को देश में कबहू न कीजिए वास। तो शब्दार्थ में सेत सेत का मतलब है सफेद सफेद, और बास का मतलब होता है निवास करना या वहां पर रहना। संदर्भ बच्चों वही पूर्व की भांति है कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारे नीति अष्टक से ली गई हैं। इसके कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। अब इसका प्रसंग आता है कि कवि ने मूर्खों के देश में न रहने का उपदेश दिया है। मूर्खों के देश में न रहने का उपदेश दिया है। अब व्याख्या है कि भारतेंदु जी कहते हैं कि जिस देश में रहने वाले नागरिकों में बुद्धि और विवेक नहीं है, कि जिस देश के नागरिकों में बुद्धि और विवेक नहीं है और वे जो सफेद रंग की सभी वस्तुओं को एक जैसा समझते हैं, चाहे वह कपूर हो, कपूर सफेद होता है, और दूसरा कपास भी जिसको रुई बोलते हैं वो सफेद होता है, चाहे वह कपूर हो या कपास हो, वो सभी वस्तुओं को एक समान ही देखते हैं। तो कवि कहते हैं कि ऐसे मूल के देशों में बुद्धिमान व्यक्तियों को कभी भी निवास नहीं करना चाहिए। ऐसे देश में जो ज्ञानी पुरुष हैं, बुद्धिमान लोग हैं, उनको वहां पर नहीं रहना चाहिए। और इसका काव्य सौंदर्य है कि कवि अज्ञानी एवं मूर्खों के देश में रहने को अच्छा नहीं बताते हैं। अब है आगे का पद, कोकिल बायस एक सम, पंडित मूरख एक, इंद्रायन दाड़िम विषय जहां न नेक विवेक। तो शब्दार्थ में कठिन शब्द देखते हैं। कोकिल मतलब कोयल, बायस मतलब कौआ, और दाड़िम का मतलब होता है अनार, और इंद्रायन एक प्रकार का कड़वा फल होता है। अब इसका संदर्भ वही पूर्व की भांति है कि प्रस्तुत पंक्तियां नीति अष्टक से ली गई हैं। इसके कवि भारतेंदु जी हरिश्चंद्र हैं और प्रसंग है कि इस दोहे में कवि मूर्ख एवं अज्ञानी लोगों को देश में रहने को बुरा बता रहे हैं। इसकी व्याख्या है कि कवि भारतेंदु जी कहते हैं कि जिस देश में कोयल और कौए, जिस देश में कोयल और कौआ और पंडित और मूर्ख एक समान मानते हैं, और जहां पर जो कड़वा फल है, इंद्रायन जो कड़वा फल है, और जो मीठा रसीला फल है अनार, इनमें कोई अंतर नहीं जानता, वहां पर एक नेक और ज्ञान की बात कही जाती है। जहां पर ना तो नेक या उचित बात और ज्ञान की बात कही जाती है, उस देश में भूल कर भी नहीं रहना चाहिए। और विशेष है इसका काव्य सौंदर्य कि मूर्ख एवं अज्ञानी लोगों के देश में रहने को कवि उचित नहीं मानते हैं। अब है बच्चों इस प्रश्न के प्रश्नोत्तर।
तो कवि ने गुणवान की महत्व क्यों दी है, और पाठ में संकलित भाषा संबंधी दोहों का आप वर्णन कीजिए। इन सब के प्रश्नों के उत्तर आपकी किताब में भी दिए गए हैं और यहाँ पर भी आपको सारे प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। तो आप इनको अपनी कॉपी में अच्छे से नोट करेंगे और इन सबको अच्छे से